हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संकित और आज के इस लेक्चर में हम ये बेसिकली लेक्चर नंबर 11 है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ केस स्टडीज करने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने 30 एमसीक्यू करे थे जो कि रिलेशंस और फंक्शंस दोनों ही टॉपिक के थे। तो आज हम 5 केस स्टडी लेकर आए हैं जिनमें कि आई थिंक पांचों के पांचों ही जो है वो रिलेशंस टॉपिक की है। बेसिकली फंक्शन से ऐसा कोई केस स्टडी या फिर इतनी इंपॉर्टेंट कोई केस स्टडी अभी तक आई नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो केस स्टडीज है वो जनरली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट्स, इन चैप्टर्स की जनरली आती है। बट जस्ट इन केस अगर इस चैप्टर से भी आती है तो हम 5 केस स्टडीज जो कि या तो प्रीवियस ईयर में या सैम्पल पेपर में कहीं पर थी तो हमने वो कलेक्ट करी है। तो आज हम केस स्टडीज करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले केस स्टडी पे चलते हैं जिसमें कि ये केस स्टडी जो ली गई है वो जो सीबीएसई की एकेडमिक साइट है वहीं से डाउनलोड करके लिया गया ये वाला क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे पहले हमने बोला है केस स्टडी 1 एक जनरल इलेक्शन है लोकसभा के, जो आप जानते हैं ऑब्वियसली काफी बड़ी एक्सरसाइज है वो, जिसमें 911 मिलियन पीपल एलिजिबल हैं वोट करने के लिए और वोटर टर्नआउट है 67%। मतलब इतने टोटल लोग हुए जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल है। यस, एलिजिबल है इसका मतलब क्या है कि ये लोग 18 साल से बड़े होंगे और जो वोटर टर्नआउट है वो 67% है। द हाईएस्ट एवर, लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग। इसका मतलब आई सेट में कितने लोग आ जाएंगे? अगर हम आई सेट लिखेंगे तो एन आई इज नथिंग बट 911 मिलियन। इतने मतलब इसमें एलिमेंट्स हैं आई में। एंड ये 2019 के जनरल इलेक्शन वाले के टाइम पर ये क्वेश्चन आया था क्योंकि उसी टाइम पर वो पीडीएफ अपलोड हुई थी, तभी का ये क्वेश्चन है, जिसमें कि एक रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइन है इस सेट पे आई पे। इसका मतलब जो रिलेशन है वो बेसिकली कैसा है? आई टू आई, इस तरीके का एक रिलेशन है। इस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। कौन सी कंडीशन है? V1 V2 बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, एंड V2 क्या है? ये सेकंड पर्सन है। तो ये दो लोग हैं, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तब माने जाएंगे जब ये दोनों के दोनों आई मतलब इंडियन सिटीजन होंगे एंड बोथ यूज देयर वोटिंग राइट्स इन जनरल इलेक्शन 2019। मतलब इन दोनों ने इलेक्शन में अपना वोट डाला है। तो ये तो है बेसिकली क्वेश्चन जो कि हमें रीड करना है। अब इसके बाद है कि इसमें क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। फाइन, तो सबसे पहली चीज जो इसमें पूछ सकता है वो ये है कि दो नेबरर्स हैं एक्स एंड वाई। इसका मतलब दो लोग हैं जो कि ऑब्वियसली इंडियन है। एक्स exercise his voting right while Y did not cast her vote in general election। X ने वोट डाला है, Y ने वोट नहीं डाला है, जबकि दोनों के दोनों एलिजिबल थे वोट डालने के लिए। इस तरीके की बात है और दोनों के दोनों नेबरर है। वैसे हम इमेजिन यही करेंगे कि X भी वोट डाल सकता है और Y भी वोट डाल सकता है, क्योंकि इस आई सेट में कौन आ रहे थे? इस आई सेट में खाली वही लोग आ रहे थे जो एलिजिबल थे वोट डालने के लिए। जो नहीं है, जो 18 साल से छोटे हैं, वो उस सेट में थे ही नहीं। तो इनमें से कौन सा ट्रू है? अब हम ये बात जानते हैं कि इस सेट में वही ऑर्डर्ड पेयर आना था जो दोनों के दोनों ने वोट डाला होगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, 4 ऑप्शंस हमारे पास है। अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो एक ने वोट डाला है, एक ने वोट नहीं डाला है। अगर दोनों डालते तब हम ये बोलते कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली वाई एक्स, ये भी गलत हो जाएगा अपने आप में। एक्स एक्स हम 2 बार क्यों बोले किसी चीज को? क्योंकि हमारे पास जब 2 पर्सन अभी हैं तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई बिकॉज एक्स ने तो वोट डाला है बट वाई ने नहीं डाला है, जबकि दोनों को डालना चाहिए था। फाइन, तो इस टाइप का क्वेश्चन है ये। अगर केस स्टडी रिलेशन एंड फंक्शंस जैसे चैप्टर से आती है तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। 4 मार्क्स ऑलमोस्ट फ्री के ही है। नाउ इसके बाद है मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू। तो दो लोग अगेन फिर से हुए जिन्होंने अपना वोट डाला है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा? तो हमें बताना है इनमें से ट्रू कौन सा है। तो इसका मतलब एक्स डब्ल्यू बोलिए चाहे डब्ल्यू एक्स बोलिए, चाहे हस्बैंड वाइफ ने वोट डाला है चाहे वाइफ हस्बैंड ने वोट डाला है, वोट तो डाला है ना अल्टीमेटली। इसका मतलब वो रिलेशन में तो आएंगे। तो ऑब्वियसली इसका पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि एक्स और वाइफ दोनों ने वोट डाले हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली ये कैसे पॉसिबल है ना? अगर वोट डाला है तो चाहे फिर पहले हस्बैंड बोलिए फिर वाइफ, चाहे पहले वाइफ फिर हस्बैंड, वोट तो डला ही है। तो ये तीनों के तीनों अपने आप उस हिसाब से गलत हो जाएंगे। फाइन, देन देर आर 3 फ्रेंड्स F1, F2 एंड F3 जिन्होंने अपना वोट डाला है। इनमें से कौन सा ट्रू होगा? ओके,
अगर F1 F2 ने वोट डाला है, F2 F3 ने वोट डाला है, तो फिर F1 और F3 ने भी वोट डाला होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रांजिटिव कंडीशन, कि अगर F1 F2 ने वोट डाल दिया, F2 F3 ने वोट डाल दिया, तो F1 और F3 फर्स्ट और लास्ट ने भी वोट डाला होगा। इट्स अ कॉमन सेंस ऑल्सो। तो इसमें अगर किसी कोई ये पढ़ के भी नहीं गया ये चैप्टर, तब भी बाय डिफॉल्ट वो सही हो जाएगा। बाकी सब अपने आप ही गलत हो जाएंगे। क्यों? जैसे यहाँ पे लिखा है कि F1 F2 ने वोट ही नहीं डाला, इसका मतलब इनमें से हो सकता है किसी ने डाला हो, किसी ने नहीं डाला हो। मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, हो सकता है इसने डाल दिया और इसने ना डाला हो, तब भी वो रिलेशन में नहीं आएंगे। इसने नहीं डाला, इसने डाला है, तब भी वो रिलेशन में नहीं आएंगे। लेकिन F1 F3 तो फिर रिलेशन में आ जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छी कंडीशन है। जब ये रिलेशन में नहीं है, ये रिलेशन में नहीं है, तो इसका क्या गारंटी है कि F1 F3 भी रिलेशन में नहीं होंगे? हो सकता है वो रिलेशन में हो। फाइन। तो इस तरीके से भी हमको चीजों पर ध्यान देना है। फॉर द टाइम बिंग, आई मीन F1 F2 F2 F3, तो F1 F3 भी रिलेशन में आएगा ही आएगा, इस बात की तो गारंटी है। नाउ हमें बताना है कि ये रिलेशन अच्छा क्या है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए रिलेशन कैसा था कि दो लोग इसमें आने थे, एक्स और वाई, V1 V2 लिखा होता वहां पे, और इन दोनों ने वोट डाला हुआ होना चाहिए। तो आपने एक आदमी उठाया, फिर आपने कहा उसी का भूत उठाते हैं, तो ये तो रिलेशन में आएगा ही आएगा। अगर इस बच्चे ने वोट डाला है, इस बंदे ने वोट डाला है, तो इसके भूत ने भी वोट डाला ही होगा, बिकॉज ये वाला एक्स क्या है, दोनों सेम ही तो है। तो अगर V1 ने वोट डाला है, तो V1 ने भी तो वोट डाला ही होगा। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर एक्स वाई ने वोट डाल दिया है, तो फिर वाई और एक्स ने भी वोट डाला ही होगा। छोटी सी बात है, अगर इन दोनों ने वोट डाला है तो चाहे उल्टा करके लिख लीजिए, वोट तो डाला ही होगा। एंड सिमिलरली अगर एक्स वाई ने वोट डाल दिया है, वाई जेड ने वोट डाल दिया है, तो फिर एक्स जेड ने भी वोट डाला ही होगा। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, एंड ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, और ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इस क्वेश्चन में हमने करा कुछ नहीं है, सिंपल हमारे पास जो स्टेटमेंट थी हमने वो रीड करी, इलेक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट थी ये। हो सकता है एग्जाम में वापस से अगले साल आप जब देखें, क्योंकि इलेक्शन अभी अभी रिसेंटली हुए हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 2024 में जून चल रहा है अभी। तो इलेक्शन अभी अभी हुए हैं, तो हो सकता है कि जब आप 2024-25 के ऊपर बैठे तब आपको एक ना एक क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड जरूर देखने को मिल सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसे तैयार कर सकते हैं। नाउ एक पांचवा भी अच्छा इसी में ही है। मिस्टर श्याम ने अपना वोट डाला, ओके, एंड मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अगर मिस्टर श्याम ने अपना वोट डाला है, तो मिस्टर श्याम उन लोगों में आएगा जो जिन्होंने वोट डाला होगा अल्टीमेटली। फाइन। तो किस तरीके से है कि ऑल दोज एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट्स, फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर श्याम। देखिए वोट डाला है, तो मिस्टर श्याम किससे रिलेट करेगा? इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, मिस्टर श्याम की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है? मिस्टर श्याम की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है, मतलब मिस्टर श्याम के साथ कौन कौन रिलेट करेगा। अब इस बात की क्या गारंटी कि उसके फैमिली मेंबर से रिलेट करेंगे? हो सकता है फैमिली मेंबर्स ने ना वोट डाला हो, वो अकेला गया हो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, सारे के सारे लोग तो वोट डालते ही नहीं है, ये तो पता होना चाहिए। एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया, गलत। एलिजिबल वोटर्स को क्यों नहीं काउंट कर रहे? क्योंकि हो सकता है कोई एलिजिबल हो बट वो वोट डालने ही ना गया हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, तभी तो 67% का टर्नआउट दिख रहा था इसमें। तो उसी तरीके से ऑल दोस एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट, जिन्होंने वोट डाला है वो मिस्टर श्याम की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बेसिकली जो इसका आंसर है वो मिस्टर श्याम की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो 67% वाली क्लास है, जिसमें वो लोग आएंगे जो वोट डालने के लिए एलिजिबल भी थे और जिन्होंने वोट कास्ट भी किया। फाइन। तो आई थिंक इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, अब चलिए एक अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कि हमें बोला है दो लोग हैं, सेरलिन एंड डेंजो। मैंने इसमें कोई फोटोज यूज नहीं करी है, बट जब ये बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको फोटो मिलेगी, तो हो सकता है कुछ पिक्चर देख के आपको और ज्यादा आसान हो जाए क्वेश्चन करना। सेलिन एंड डेंजो आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19 भी अभी अभी गया है। While rolling the dice, Serlin sisters Raji observed and noticed the possible outcomes. ठीक है, तो जब लूडो थ्रो करे हैं तो 6 आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं, यही उसने बड़ी मुश्किल से सोचा। लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स वाइल बी बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ए में 2 लोग हैं, सर्लिन और डंजो, और बी में 6 आउटकम्स है। तो हमारे पास ये तो हुआ जो स्टेटमेंट हमको दी गई है। फाइन। अब देखते हैं तो पूछा क्या है। सबसे पहले इसमें यह पूछा है लेट आर इज द सेट फ्रॉम बी टू बी। आर एक रिलेशन है जो बी टू बी है और इस तरीके से डिफाइन है।
इसको तो हम कितने बार हमने एमसीक्यू में भी कराया, पहले भी कराया, कई बार कराया, यही क्वेश्चन आते हैं बार बार। इसमें लिखा है y इज डिविजिबल बाय x, y डिविजिबल होना चाहिए x से, इसका मतलब y हो सकता है 4 हो और x हो सकता है 2 हो, तो 4 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब y बड़ा है x छोटा है, तो इन्हें डिवाइड करने के बाद एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। बस इतनी सी बात है। हमें यह बताना है कि ये इन सब में से कौन सा है। बड़ा सिंपल है ये। क्यों? हम ऐसे इमेजिन करते हैं इसको, अगर यहाँ पे x और x लिख दें तो x इज डिविजिबल बाय x, क्या ये बात सही होगी? क्या x x को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, रिफ्लेक्सिव है। हर नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही है, तभी तो वन आता है। ओके, अब इसी तरीके से सोचिए, अगर 4 2 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 भी 4 को डिवाइड करेगा? ये बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत है। 2/4 हाफ होता है जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है उसको, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर इस तरीके से सोचेंगे लाइक कि अब इसमें टोटल मेरे पास 6 ही नंबर है, तो आप कोई सा भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ट्रांजिटिव के लिए कि 6/3 तो जा रहा है जो कि 2 होता है, और आप 3 के साथ हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं इसमें नंबर x y y z, और हम x z को क्या करेंगे? चेक करना चाहेंगे। तो x y, तो x को मैंने क्या इमेजिन कर लिया जो नीचे वाला नंबर है, y को मैंने क्या इमेजिन कर लिया जो ऊपर वाला नंबर है। 3,6 है, 6 के साथ अब मुझे क्या इमेजिन करना पड़ेगा जो 6 को डिवाइड कर दे। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा 6/3, और अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ y, अब नीचे आएगा तो समथिंग अपॉन 6, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे तो कोई ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा ना मुझे जो डिवाइड हो रहा हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? लाइक मैं 1 कुछ ऐसा ही नंबर लिखूंगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ लाइक 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसा कुछ भी लिखूंगा तो डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब मेरी मजबूरी है कि मुझे अच्छा ही लिखना पड़ेगा, तो कुछ और तो मेरे पास बचा ही नहीं ऑप्शन। मैं वापस से इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया है जस्ट इन केस। यहाँ पर लिखा है y x से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब y ऊपर आएगा x नीचे आएगा, इसका मतलब मैंने यह इमेजिन किया कि x, y रिलेशन में आ रहा है और y, z भी रिलेशन में आ रहा है, तो मुझे ये चेक करना है क्या x, z भी रिलेशन में आएगा जिंदगी भर या नहीं आएगा। ट्रांजिटिव वैसे ही चेक कर दे। तो सबसे पहले मैंने x y को 2 नंबर इमेजिन करे, जिसमें कि मैंने बोला 3,6, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेट्स आप आसान करने के लिए 2 4 कुछ भी ले सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे बोला 6, अब मैं 6 के साथ कौन सा नंबर लिखूं जो डिवाइड भी हो जाए, तो 6 के साथ कोई और ऑप्शन है नहीं, मुझे मजबूरी में 6 ही लिखना पड़ेगा। जब मैंने लिखा ही 6 तो 3,6 वापस से वही आ जाएगा, तो ये तो हो रहा है। आप ऐसे कोई भी अगर इसमें एग्जाम्पल सोचेंगे तो ये सबका सबको ठीक करेगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, तो आपको समझ में आएगा सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। फाइन, तो इस तरीके से काफी सिंपल है ये, मतलब ये तो हमने पहले भी करा हुआ था। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें ये बोला है राजी यह पता करना चाहता है फंक्शंस ए से बी पे कितने हैं, और हाँ ठीक है, मतलब कितने फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेट से इस ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए टू बी, अच्छा अभी के लिए तो हमको पता ही है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि ये इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं वो इसकी पावर बन जाता है, 6 का स्क्वायर इज द आंसर, 6 का स्क्वायर। ये है फंक्शंस का। बट अगर फिर भी कोई भूल गया तो कैसे पता करते हैं हम फंक्शंस के लिए कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, तो जो इसका पहला एलिमेंट उठाइए, ए उठाइए, ए के पास कितने रास्ते हैं जाने के? 6, और जो दूसरा है यहाँ पे बी, उसके पास भी कितने रास्ते हैं जाने के? 6, वो 6 जगहों पे जा सकता है, तो 6 का स्क्वायर इज द आंसर। मतलब जो यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा वो 6 जगहों पे जा सकता है, जो दूसरा है वो भी 6 जगहों पे जा सकता है, मतलब 1 एट अ टाइम, तो 6 का स्क्वायर इज द आंसर। देन देयर इज अ रिलेशन, अच्छा जो रिलेशन पहले से ही बन रखा है और हमको यह बताना है ये इनमें से क्या है। तो इसमें 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 6 एलिमेंट्स है ना टोटल। 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 2 है, 2 2 भी है, 1 2 भी है, ठीक है। 1 3 3 1, अच्छा 1 3 है, 3 1 है, 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है, नन ऑफ दिस। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है देखने में, बहुत सिंपल सा ही होता है। 1 1 2 2 3 3 अगर होते तो रिफ्लेक्सिव होता, मतलब 6 6 तक होना चाहिए था। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं, और ट्रांजिटिव में ए बी बी सी और फिर ए सी को चेक करते हैं। नाउ राजी वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। ओके, अगेन सेम वैसा ही है, बस अब रिलेशन पता कर लें। तो इसमें 2 एलिमेंट्स थे,
इसमें 6 एलिमेंट्स थे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का क्या मतलब होता है, पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 6 एलिमेंट्स हैं। तो एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 दूनी 12, 12। एंड सो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2⁻12 जितने एलिमेंट्स होते हैं। जो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ सबसेट का ही फॉर्मूला है 2⁻12। तो नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन इसकी पार ये ऐसे निकालते हैं। देन अच्छा, एक रिलेशन और है जो बी टू बी है, और ओके इस तरीके से डिफाइंड है। अब हमको यह बताना है कि ये रिलेशन क्या है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसका मतलब रिफ्लेक्शन तो है। क्या सिमेट्रिक है, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव, अच्छा ट्रांजिटिव के लिए तो सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। अब ये बचा, तो एक बार ट्रांजिटिव के लिए चेक करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, इक्विवेलेंस तो हो नहीं पाएगा, ये क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। तो अब बचा एक ऑप्शन, तो फिर यही होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे भी अगर चेक करने जाएंगी तो 1 1 1 2 है, फिर 1 2 भी है, वो है 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 भी है। तो ट्रांजिटिव तो अपने आप है, बाकी तो कोई दिक्कत कर ही नहीं रहा है, इसे कोई टेंशन भी नहीं है। फाइन, नाउ ओके, केस स्टडी 3। ये केस स्टडी बहुत अच्छी है, और ये मैंने जिस उससे उठाई है सैम्पल पेपर से, वो भी बहुत बढ़िया सैम्पल पेपर है। उसके हम ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर बोला है द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू चेन्नई एंड विशाखापट्टनम वाया शिप रोड। ठीक है, एक इसमें नाम है पोर्ट ब्लेयर, एक नाम है इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि चेन्नई विशाखापट्टनम से शिप से कनेक्टेड है। द शिप सेल फ्रॉम चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर एंड वाइस वर्सा। अभी जो ये सब चीजें लिखी हुई है, ये सारी की सारी अगली स्लाइड में आपको एज अ पिक्चर में भी दिखाई देंगी। तो ये इसका पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में यह बोला हुआ है स्वराज द्वीप, स्वैत द्वीप, ये दोनों पॉपुलर आइलैंड है अंडमान निकोबार के, और वन हैज टू टेक अ फेरी। तो एक इसमें फेरी है और एक इसमें शिप है, इन दो चीजें याद रखना है। फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू रीच दिस आइलैंड देयर आर फेरीज दैट फ्रीक्वेंटली, ये सब लिखा हुआ है। तो पोर्ट ब्लेयर एक नाम है जिसको पीबी से डिनोट करेंगे, स्वराज द्वीप SWD से, एंड शहीद द्वीप SHD से। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप। ठीक है, 3 नाम तो ये हो गए, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी हो गई। अब इसमें इसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है, हालांकि हो सकता है थोड़ा सा ब्लरी हो, बट आई थिंक आपको समझ में आने के लिए काफी है। ये जो पोर्शन है, ये चेन्नई के साइड वाला पोर्शन है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इंडिया का मैप अगर आपने ठीक से देखा है तो ये है राइट साइड, माने जो ईस्टर्न साइड है, सदर्न ईस्टर्न साइड बेसिकली ये वो है, जिसमें कि हमारे पास टोटल 5 नाम है जिनसे कि हमको काम है इस वाले टॉपिक में। चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये दोनों सिटीज हो गई। तो विशाखापट्टनम यहाँ पर है, चेन्नई यहाँ पर है। यहाँ से अगर अंडमान निकोबार तक जाना है तो मैंने को शिप लेना पड़ेगा, विशाखापट्टनम से भी और चेन्नई से भी, दोनों जगहों से सिर्फ शिप चलते हैं। जब मैं पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाऊंगा, पोर्ट ब्लेयर के बाद मैं फेरी लूंगा, और फेरी किस तरीके से, फेरी लेकर मैं कहा जा सकता हूँ, स्वराज द्वीप, फिर मैं फेरी लेकर कहा जा सकता हूँ, शहीद द्वीप, और फिर मैं फेरी लेकर कहां पर आ सकता हूँ, पोर्ट ब्लेयर। इसका मतलब फेरी से मैं अंडमान निकोबार में घूम सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इससे बाहर निकल के इंडिया वाले उसमें बिग पोर्शन में आना है तो मेरे को वापस से क्या लेना पड़ेगा, शिप लेना पड़ेगा। फाइन, तो 2 काम के लिए शिप और 3 काम के लिए फेरी, और टोटल है 5 नाम। फाइन, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, जब स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का, तो आप उसमें इसे बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। अभी हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगेगा पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें हमने सबसे पहले यह बोला हुआ है एक्स इज द सेट ऑफ 5 प्लेसेस। ठीक है, एक्स में 5 प्लेस आ रहे हैं, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप। और वाई में है 3 प्लेसेस के नाम जो अंडमान निकोबार वाले हैं। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एक रिलेशन है और एक फंक्शन है, 2 चीजें हैं। रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जहां पर डायरेक्ट शिप है या डायरेक्ट फेरी है x1 से x2। मतलब ये x1 x2 क्या है, जगहों के नाम है। अगर डायरेक्ट शिप जा रहा है तो उनका नाम लिखेंगे, और अगर डायरेक्ट फेरी जा रही है तो उनका नाम लिखेंगे। ओके, और फंक्शन क्या है, y टू x उल्टा फंक्शन है, y टू x पे पोर्ट ब्लेयर विशाखापट्टनम को मैप कर रहा है, श्वेत द्वीप क्या था ये, स्वराज द्वीप, हाँ मेरे ख्याल से स्वराज द्वीप ये पोर्ट ब्लेयर को, और शहीद द्वीप स्वराज द्वीप को मैपिंग कर रहे हैं।
तो पहले हम रिलेशन की बात करेंगे, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या बोला हुआ है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर लिखिए, मतलब इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ये है पहला क्वेश्चन, ये लीजिए। इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है जो 11th के बच्चे करते हैं। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म इसकी? सिप होना चाहिए या फिर फेरी होनी चाहिए। तो आर इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर मैं इसी मैप में से नाम उठाऊं, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर मैं जा सकता हूं, तो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई, मैं ये काम कर सकता हूं। फिर इसी तरीके से विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से विशाखापट्टनम भी मैं जा सकता हूँ। ये डायरेक्ट शिप वाले मैंने लिखे हैं। अब मैं फेरी वाले लिखता हूँ डायरेक्ट। तो फेरी वाले क्या है, यहीं पे घूमते रहेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर से ये आपस में ऐसे घुमा दूंगा ये। तो कैसे लिखा जाएगा, पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप सॉरी, और पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप, मैं यहाँ जा सकता हूँ। इन दो जगह पर फेरी लेके जा सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं स्वराज द्वीप पे खड़ा हूँ तो मैं पोर्ट ब्लेयर भी जा सकता हूँ, और मैं स्वराज द्वीप पे अगर खड़ा हूँ तो मैं शहीद द्वीप पे भी जा सकता हूँ। और इसी तरीके से अगर मैं शहीद द्वीप पे खड़ा हूँ तो मैं पोर्ट ब्लेयर भी जा सकता हूँ, और शहीद द्वीप से ही मैं स्वराज द्वीप भी जा सकता हूँ। ये लीजिए। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मेरे पास 10 एलिमेंट्स है इस रिलेशन में। ये 4 मैंने लिखे हैं डायरेक्ट शिप वाले, और ये 6 मैंने लिखे हैं फेरी वाले। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई यहाँ से शहीद द्वीप से डायरेक्ट विशाखापट्टनम पहुंच जाए, ऐसा कोई भी रूट अवेलेबल नहीं है। या फिर कोई और भी, मतलब पहले उसको पोर्ट ब्लेयर तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये था 1 नंबर का। नाउ इसके बाद बोला हुआ है क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का अब तो रोस्टर फॉर्म में लिख ही दिया है, तो अब तो कुछ भी टफ है नहीं। ये सिमेट्रिक ले कैसे, ये है तो इसका उल्टा भी है, ये है तो इसका उल्टा भी है, सब एक दूसरे के ऑपोजिट तो है ही। तो इसलिए हाँ, ये सिमेट्रिक है। ये रिलेशन मैंने वापस यहाँ पर लिख दिया था ताकि बार बार पीपीटी को चेंज ना करना पड़े। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे, तो कैसे समझेंगे, मान लीजिए कोई चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर गया और कोई पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप गया, ये भी रिलेशन में आ रहे हैं और ये भी रिलेशन में आ रहे हैं, लेकिन चेन्नई से शहीद द्वीप डायरेक्टली नहीं जा सकता बंदा, ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। ये लीजिए, बहुत टफ नहीं इसको सोचना। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर पॉसिबल है, पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप पॉसिबल है, लेकिन चेन्नई से शहीद द्वीप डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट होना चाहिए ना, फेरी या शिप डायरेक्ट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन में आएगा। ओके, इसके बाद बोला है क्या जो फंक्शन है, फंक्शन ये जो अलग से लिखा हुआ था, क्या ये 1 1 1 2 है, नहीं है। तो एक फंक्शन है जो पोर्ट ब्लेयर से वी पे, अच्छा तो 1 1 1 2 कैसे पता करते हैं, वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ही एलिमेंट्स हैं वाई में, एंड एक्स में वी, एक्स में तो टोटल 5 एलिमेंट्स थे, वी पी बी एच डब्ल्यू डी एस एच डी एंड चेन्नई। ये लीजिए, तो ये सारे के सारे नाम एक्स में, ये सारे के सारे नाम वाई में। हम पोर्ट ब्लेयर विशाखापट्टनम पे जा रहा है, शहीद द्वीप पोर्ट ब्लेयर पे जा रहा है, एंड एच डब्ल्यू डी पे। ये लीजिए, ये 2 बच रहे हैं। क्या ये 1 to 1 फंक्शन है, बिल्कुल सबके सब 1 1 मैपिंग पे जा रहे हैं। क्या ये ऑन टू है, नहीं, ऑन टू क्यों नहीं है, वाई, बिकॉज द रेंज इज दिस ओनली, एंड ये दोनों छूट रहे हैं, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो नॉट ऑन टू, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ये लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अब, क्योंकि थोड़ा सा कंपिटेंसी बेस्ड पेपर बन रहे हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो रियल लाइफ से भी बेस्ड हो काफी हद तक। नाउ केस स्टडी 4th, जिसमें कि यह बोला है अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड करा। ओके, 24 लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट जो होती हैं वो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एंड दीज आर द रीजन ऑन अर्थ दैट हैव द सेम स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जांपल यूएसए एंड इंडिया फॉल इन डिफरेंट टाइम जोन्स, बट श्रीलंका एंड इंडिया आर इन सेम टाइम जोन्स। आप जानती हैं वो जो होता ही है अर्थ में, इस तरीके से वो काटते हैं, और जिसमें हम जैसे इंडिया वाले हैं +5:30 GMT, इस तरीके से वो सारी चीजें। तो जो हमारे टाइम जोन है पूरे इंडिया में सेम ही है, बट हो सकता है अमेरिका में 2 3 4 5 कितने टाइम जोन चलते हैं वहां पर। तो मेरी थोड़ी ज्योग्राफी वीक है, तो उसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा, बट मुझे लगता है जितना इसमें चाहिए उतनी तो ज्योग्राफी मुझे आती है। इसमें एक रिलेशन है जो कि डिफाइन इज सेट पर, जिसमें यह बोला हुआ है
यू एक सेट का नाम है जिसमें कि यह बोला हुआ है ऑल पीपल ऑन द अर्थ, वो यू में आएंगे, तो यूनिवर्स हुआ एक तरीके का हमारे हिसाब से। सच दैट रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो एक्स वाई आएंगे। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टाइम जोन्स एक्स एंड वाई रिसाइड इन इज 6 आवर्स। ओके, इसका मतलब दोनों जो टाइम जोन्स हैं उनके बीच में अंतराल कितना होना चाहिए? 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। हम जानते हैं कहीं पर सुबह हो रही होती है, कहीं पर रात हो रही होती है, तो इस तरीके से 6 घंटे का जो है वो अंतर बनना चाहिए। सबसे पहले आपने अगर ये चीज समझ ली है तो अब इसमें पहला पार्ट जो पूछा हुआ है, जो रिलेशन है, बताइए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए मैंने एक का अच्छा, सबसे पहले इसमें ये देखिए रिलेशन में एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब क्या है? दो बिटवीन द टाइम जोन्स एक्स एंड वाई, तो ये दो बेसिकली क्या हुई? कंट्रीज मान लो, ठीक है। तो दो कंट्रीज हुई है एक तरीके से, एक्स और वाई। मान लीजिए एक कंट्री उठाई एक्स और दूसरी कंट्री भी उठाई एक्स, इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितने का होगा? इन दोनों के बीच में 0 आवर का टाइम डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों कंट्री सेम है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हमें 6 घंटे का डिफरेंस चाहिए। अगर एक्स वाई के बीच में 6 घंटे का है तो वाई और एक्स के बीच में भी कितने का होगा? 6 घंटे का ही होगा। कॉमन सेंस होना चाहिए, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, 6 घंटे का होना चाहिए डिफरेंस। अगर एक्स वाई के बीच में 6 घंटे का है, वाई और जेड के बीच में 6 घंटे का है, तो एक्स और जेड के बीच में कितने का होगा? 12 घंटे का हो जाएगा। यहां से वहां तक 6 आवर का डिफरेंस, वहां से वहां तक 6 आवर का डिफरेंस, तो यहां से एंड तक 12 आवर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। फाइन, सिंपल ही था। अब क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? ऑब्वियसली नॉट। तो ये भी एक मेरे ख्याल से 2 या 3 नंबर में शायद ये क्वेश्चन आ रखा था सैम्पल पेपर में, आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है 5 नंबर में भी आ रखा हो, क्योंकि पहले से पढ़ना अच्छा है और फिर उसके बाद आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। फाइन, अच्छा। अब है हमारे पास एक 5वीं केस स्टडी, जिसमें कि यह बोला हुआ है, ये लास्ट केस स्टडी है, क्योंकि इस चैप्टर से केस स्टडी इतनी बनती भी नहीं है, इसलिए जितनी हो सकती थी हमने उतनी पिक करी है। सबसे पहले इसमें है मणिकांता एंड शर्मिला, दो बच्चे हैं और दोनों के दोनों केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, जो कि विशाखापट्टनम में। अब आई डोंट नो कि ये सारे के सारे साउथ इंडिया वाले क्वेश्चंस क्यों हैं। मे बी जो क्वेश्चन सीबीएसई बना रहा है वो सारे के सारे साउथ इंडिया से आ रहे हैं, इसलिए सारे के सारे जो नाम है वो उसी साइड के ही चल रहे हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम मणिकांता's हाउस टू द स्कूल इज सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम शर्मिला's हाउस टू द स्कूल। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ मैं आपको, कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जैसे हम बोल रहे हैं मैथ्स में, ये बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है इस सेंस में कि इसके थ्रू हमें और ज्यादा जो बेसिकली बुक्स है या फिर जो और ज्यादा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उनका भी हमें एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि जिस सैम्पल पेपर से ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उस सैम्पल पेपर में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन या तो फिजिक्स का था या केमिस्ट्री से रिलेटेड था या किसी और टॉपिक से लाइक ज्योग्राफी से। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जो क्वेश्चंस है वो करने के हिसाब में इतने ज्यादा टफ नहीं होने चाहिए, बट हाँ समझने के हिसाब में वो थोड़े से टफ हो तो चलता है। इसके बाद इसमें यह बोला हुआ है डिस्टेंस जो मणिकांतास के हाउस का है वो सेम है शर्मिला के हाउस का टू द स्कूल। तो मान लीजिए, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। इफ द हाउसेस वर टेकन एज द सेट ऑफ पॉइंट्स एंड केवी इज टेकन एज द ओरिजिन। मैं यही सोच रहा था कि केवी को हम ओरिजिन अगर कंसिडर कर ले तो केवी अपने आप सेंटर पे आ जाएगा यहाँ पर, और जो दोनों के हाउस है वो यहाँ कहीं पर भी मेजर कर सकते हैं। ओके, एम हम यूज करेंगे मणिकांता के लिए, एस करेंगे शर्मिला के लिए। और इसमें यह बोला हुआ है हाउस टू द स्कूल इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम शर्मिला हाउस। ओके, तो इन दोनों का जो स्कूल से दूरी है वो क्या है? सेम है। इन दोनों की आपस में दूरी सेम नहीं है, बट स्कूल से इनकी दूरी सेम है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द रिलेशन इज गिवन बाय, इसमें वो दोनों के दोनों मणिकांता और शर्मिला कह लो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो इसमें वही एम और एस आएंगे, मतलब वहीं पर ही मणिकांता और शर्मिला के घर इसमें डाले जाएंगे जब जब वो स्कूल से सेम दूरी पर होंगे। मतलब ऐसा इमेजिन नहीं करना कि शर्मिला यहाँ रहती है और मणिकांता यहाँ रहती है, तो इतना छोटा और इतना बड़ा डिस्टेंस कवर नहीं होगा। फाइन, अब इसमें बोला हुआ है कि ये बताइए इनमें से क्या है। सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि एम एस तो बुक वाले ने दिया, और अगर मैं इसको एम एम कर दूं तब क्या होगा? तब ये कैसे रीड होगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम ओरिजिन। क्या ये बात सही है? एम का डिस्टेंस ओरिजिन से तो सेम ही होगा ना, जो दूसरा एम होगा वो भी, तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन में आएगा।
फिर सोचे सिमेट्रिक, अगर m और s की दूरी सेम है तो s और m की दूरी भी क्या होगी, सेम होगी। अगर m s आ रहे हैं तो s m भी आएगा ही आएगा, ये कोई ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है। और इसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे है, अगर एम एस आ रहा है मतलब इनकी दूरी सेम है और एस के साथ कोई पी भी आ रहा है, तो पी को आप कहीं भी यहां इमेजिन कर लो पी, तो जो एम और पी होंगे वो भी तो आएंगे इसमें, क्योंकि डिस्टेंस तो ओरिजिन से तो सेम ही बनेगा ना उनका, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हम इन दोनों के बीच की दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओरिजिन से बात कर रहे हैं, तो वो तो बाय डिफॉल्ट बनेगा ही बनेगा, तो आसान है। फाइन, तो ये ट्रांजिटिव भी है, और ऐसा करने की वजह से ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों के तीनों हो जाएगा अपने आप ही। फाइन, तो द ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस टाइम। इसके बाद है सपोज करिए धीरज का हाउस इज ऑल्सो एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम के बी। ओके, तो इसमें धीरज भी आ गया है नया, तो ये तो के वी हो गया, यहाँ पर कहीं पर एम हो गया, ये मान लीजिए 3 कदम की दूरी है, यहाँ पे कहीं पर एस हो गया, ये भी 3 कदम की दूरी है, एंड धीरज का हाउस भी सेम डिस्टेंस पर है फ्रॉम द केवी। तो मान लीजिए धीरज का हाउस ये है 3 कदम की दूरी पर, तो इसमें लिखा हुआ है ओ एम ओ एस के बराबर नहीं होगा, गलत। ओ एम ओ डी ये तीनों के तीनों आपस में सेम होंगे, क्योंकि तभी तो रिलेशन में आएगा बेसिकली। फाइन, क्या बोला हुआ है, इफ द डिस्टेंस आर सेम देन द पॉइंट्स फॉर्म आर। ओके, तब वो क्या बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आ सकता है। ये एक तरीके से लोकस का क्वेश्चन हुआ अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचे तो। यहाँ पर केवी है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एस है, और यहाँ पर धीरज है। अब आप इसमें 3 पॉइंट्स को अब इमेजिन करिए, ये 3 उसकी दूरी है, ये भी 3 कदम की दूरी है, और ये भी 3 कदम की दूरी है। आप ऐसे और भी कहीं पर भी 3 कदम की दूरी सोच सकते हैं, तो जो आप जब इसको बनाने बैठेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 कदम की दूरी, ये मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया। आप जब इसको नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सर्कल की ट्रेजेक्टरी बन जाएगी इस तरीके से, क्योंकि सर्कल ही एक ऐसा फिगर बन पाएगा जो सेंटर से हर बार सेम कदम की दूरी दे रहा होगा, जिसको हम रेडियस बोलते हैं बेसिकली। बाकी रेक्टेंगल वगैरह केस में ऐसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप रेक्टेंगल केस में इमेजिन करेंगे तो आपने एक बंदे को यहाँ पे बिठाया, मान लीजिए 3 कदम दूर, एम को यहाँ पे बिठाया, और फिर आपने एस को यहाँ पे बिठाया 3 कदम की दूरी पे यहाँ पे, और फिर आप कहाँ पर बैठाएंगे, जो धीरज है अगर आप उसको 3 कदम की दूरी बैठाएंगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि ये तो रेक्टेंगल बन गया तो धीरज यहाँ पे आएगा, ये तो 3 कदम की दूरी नहीं है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये 3 थोड़ी होगा, तो 3√2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर इस टाइप का फिगर नहीं बन पाएगा। फाइन, देन वी हैव ओके, सो विच देन द पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द सर्कल इज, इन तीनों में से कौन सा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई नहीं करेगा, विच डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, जो सर्कल पे लाई नहीं करेगा, तो 0 0 ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर 0,3 यहाँ पर है, ये एक रिलेशन है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, उनमें से कौन सा पॉइंट सर्कल पे नहीं लाई करेगा, 0,3 ये रहा, 3,0 ये रहा। जब सर्कल बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट इसी टाइप का बनेगा, तो इसमें कौन सा पॉइंट छूट जाएगा, 0 0 एक ऐसा पॉइंट है जो कि छूट जाएगा, क्योंकि एस का घर यहाँ है, एम का घर यहाँ है, ये तो केवी था, तो केवी तो अपने आप में वो सर्कल पे नहीं आएगा, सर्कमफरेंस पे कौन आएंगे, सिर्फ घर आएंगे, केवी तो बेचारा बाहर ही रहेगा। फाइन, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होने थे, मुझे लगता नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपके पास कोई बहुत अच्छी केस स्टडी है इस चैप्टर से रिलेटेड, लाइक फंक्शन से रिलेटेड, क्योंकि फंक्शंस में ऐसा मुझे मिली नहीं, 1-2 मिली थी, वो ज़्यादा अच्छी थी नहीं, मुझे लगता भी नहीं कि वो आएंगी पेपर में, इसलिए हमने उनको काउंट भी नहीं किया। बट स्टिल अगर आपके पास कोई केस स्टडी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, रिसेंटली सैम्पल पेपर में आपने देखी है, बिल्कुल आप भेज सकते हैं, हम उसको एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऐड करके और फिर उसको सॉल्व करके जो बुक टेस्ट पॉसिबल भी होगा, ऑप्टिमाइज्ड भी होगा, उससे सॉल्व करके हम उसको देखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर हम इसमें बनाएंगे, लेक्चर नंबर 12, तो वो हम सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका बनाएंगे, जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन पिक करेंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन, एंड एट लास्ट फिर एक 1 शॉर्ट वीडियो जिसमें कि हम सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो या तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना रहे होंगे, या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि मैट्रिसेस है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लास्ट में देखेंगे। थैंक यू।